नमस्कार। सबसे पहले तो आप सबका मैं अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस के उपलक्ष्य में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और प्रत्येक वर्ष जो भी वैज्ञानिक विषय होते हैं जिनका कुछ सामाजिक सरोकार होता है, जो लखनऊ के और देश के अन्य जगहों पर स्थित जो भी रीजनल साइंस सेंटर हैं उनके द्वारा जो ये आयोजन किया जाता है, जो व्याख्यान आयोजित कराए जाते हैं, जो जन जन को जागरूक करने के लिए जो प्रयास किए जाते हैं वो निश्चित रूप से बड़ा ही सराहनीय होता है। आने 16 सितंबर को हर साल 1995 से लगातार अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है और ये हमें याद दिलाता है कि जो 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, जो कि ओजोन को कम करने के लिए या ओजोन में जो भी विघटन हो रहा है उसको कम करने के लिए जो प्रयास किए गए थे, जिसपे तमाम देशों ने सिग्नेचर किया था, उसकी याद दिलाने के लिए हर साल 16 सितंबर को 1995 से लगातार अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। अगर हम दोस्तों बात करें ग्रहों की, उपग्रहों की, सोलर सिस्टम की, यूनिवर्स की, गैलेक्सीज की, तो वी ऑल नो दैट अर्थ इज द यूनिक प्लेनेट। इट इज द ओनली प्लेनेट वेयर लाइफ इज प्रेजेंट। एंड why अर्थ इज यूनिक प्लेनेट? ऐसा नहीं कि इट इज यूनिक ओनली बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो मंगल ग्रह पे भी है। हमें लगता है कि यह विशिष्ट इस मायने में है कि यहां पे जीवन पाया जाता है, और जीवन इसलिए पाया जाता है क्योंकि पृथ्वी के जो विभिन्न घटक हैं, डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द अर्थ, द एटमॉस्फेयर, द हाइड्रोस्फीयर एंड द लिथोस्फीयर, the interaction between all these components is excellent। हम सबको पता है कि पर्यावरण के मुख्य रूप से 3 घटक पाए जाते हैं: जलमंडल, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, स्थल मंडल एंड एटमॉस्फेयर, वायुमंडल। और इन तीनों में जीवन भी पाया जाता है जिसको हम लोग बायोस्फीयर बोलते हैं। एंड परहैप्स life is present only on this planet Earth because of the good interaction between the different components of the environment। अगर आप किसी भी व्यक्ति को कहें कि environment क्या होता है, तो different scientists they have defined environment differently। That environment is the surrounding under which we all are living। पर्यावरण हमारे चारों तरफ का व्याप्त वह वातावरण है जिसमें हम सब निवास करते हैं। मैं ये मान के चलता हूं कि इन्वायरमेंट प्रोवाइड्स द लाइफ सपोर्ट सिस्टम। पर्यावरण वह है जो हमें जीने की मूलभूत आवश्यकताएं प्रदान करता है। और देखिए कितना अच्छा सामंजस्य, कितना अच्छा इक्विलिब्रियम है कि देयर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट एंड ऑल दीज 3 कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट आर प्रोवाइडिंग वन वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट विदाउट विच लाइफ कांट सर्वाइव ऑन दिस प्लेनेट अर्थ। वायुमंडल हमको मुफ्त में ऑक्सीजन दे रहा है, जलमंडल हमको मुफ्त में पानी दे रहा है, और स्थल मंडल हमको मुफ्त में वो मृदा दे रहा है जिसके ऊपर हम अन्न पैदा करते हैं और अपना पेट भरते हैं। सो ऑल द 3 कंपोनेंट्स ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑफ द इन्वायरमेंट, द एटमॉस्फेयर इज प्रोवाइडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट द एयर वी ब्रीथ, द हाइड्रोस्फीयर इज प्रोवाइडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट द वाटर वी ड्रिंक, and the lithosphere is providing free of cost the soil on which we are cultivating our food grains। And therefore it is our moral responsibility to think for the conservation of all these natural resources which are provided by the nature, which are provided by the planet Earth free of cost and without which we can't survive। ये नेचर क्या है, प्रकृति क्या है? पर्यावरण को 2 भागों में बांटा जाता है: फिजिकल इन्वायरमेंट एंड द बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट। एंड द फिजिकल पार्ट ऑफ द इन्वायरमेंट, दैट इज द एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर, इज नोन एज नेचर। यही प्रकृति है, और प्रकृति हमें जीने की मूलभूत आवश्यकताएं प्रदान करती है। ओजोन, जिसके ऊपर आज हम लोग बात करने जा रहे हैं, ओजोन अगर हम देखें तो ओजोन एक ग्रीन हाउस गैस है
बहुत से ग्रीन हाउस गैसेज हैं, वाटर वेपर्स हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है। और बहुत से लोग ये बात करते हैं कि ग्रीन हाउस गैसेज बड़ी ही घातक गैसेज होती हैं, जबकि ये मैं मान के चलता हूं एज ए स्टूडेंट ऑफ फिजिक्स, everyone knows it very well that the greenhouse gases, they act as a thermal engine. It is only because of the presence of all the greenhouse gases we are getting the temperature on this planet Earth in which life can sustain. नहीं तो दिन का तापक्रम बहुत ज्यादा और रात का तापक्रम बहुत कम हो जाता। जैसे चंद्रमा पे वायुमंडल नहीं है तो वहां पे दिन का तापक्रम +100, रात का तापक्रम -100, इस तरीके से कुछ पृथ्वी का भी तापक्रम हो जाता जिसमें जीवन संभव नहीं हो पाता। तो इसका मतलब यह है कि इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज वी आर गेटिंग द टेम्परेचर इन विच लाइफ कैन सस्टेन। इस तरीके से ये ग्रीन हाउस गैसेज एक तरीके से हमारे लिए थर्मल इंजन का काम कर रही हैं, जो हमारे पृथ्वी ग्रह पे टेम्परेचर को रेगुलेट कर रही हैं। ओजोन सबसे पहले ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर गॉर्डन डॉब्सन ने 1957 में डिस्कवर किया था ओजोन लेयर के बारे में। और अगर हम ओजोन लेयर का कंसंट्रेशन देखें तो ओजोन दो तरीके की होती है। जो ओजोन का 10% कंसंट्रेशन है वह तो हमारे वायुमंडल के सबसे निचली भाग में ट्रोपोस्फीयर में पाया जाता है, करीब 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक। और जो 90% ओजोन है वह 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है, वह स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। और अगर हम बात करें कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन की तो यह हम लोगों ने देख लिया कि कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन निश्चित रूप से स्ट्रेटोस्फीयर में 90% होगा और बाकी और ग्रहों में और लेयर्स में कम होगा। तो दीज आर द डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, द ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर एंड एक्सोस्फीयर। और अगर हम देखें तो ट्रोपोस्फीयर में मैंने बताया कि 10% तक कंसंट्रेशन मिल रहा है, जबकि स्ट्रेटोस्फीयर में 90% तक ओजोन गैस का कंसंट्रेशन मिल रहा है। ये भी हमारा यही है ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर। और हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो 10% कंसंट्रेशन है ओजोन का, जो पोल्यूशन के द्वारा आ रहा है, और ये जो 90% ओजोन है जो कि नेचुरली पाया जा रहा है स्ट्रेटोस्फीयर में। अब अगर हम ये देखें कि ये ओजोन होती कितने तरीके की है, तो ओजोन 3 तरीके की होती है। ओजोन जो एब्जॉर्ब होती है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को, जो एब्जॉर्ब कर लेती है, वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन 3 तरीके के होते हैं, UVA, UVB एंड UVC। आप देखें ए तो एब्जॉर्ब हो जा रही है स्ट्रेटोस्फीयर में, उसके नीचे अगर हम चलते हैं तो ट्रोपोस्फीयर में UVB और UVA भी एब्जॉर्ब हो जा रही हैं। इस तरीके से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन दे आर कंप्लीटली एब्जॉर्ब बाय द ओजोन लेयर। अब ये ओजोन अगर हम बात करें कि बनती कैसे है, तो वायुमंडल में जो ऑक्सीजन पाया जाता है, उस ऑक्सीजन के ऊपर जब सूर्य की परावैगनिक किरणें से रिएक्शन होता है तो O और O बन जाता है, और वो O जब ऑक्सीजन से ये डिप्लीट कर जाता है O2 O और O में, और ये O जब O2 से रिएक्ट करता है तो ओजोन बना देता है O3 या हम O3। ऑक्सीजन के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। तो ये पहला स्टेप है जिसमें द ऑक्सीजन डिप्लीट्स इनटू ओजोन, ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन, एंड देन इन सेकेंड स्टेज ऑक्सीजन दैट रिएक्ट्स विद द ऑक्सीजन एंड दैट फॉर्म्स द ओजोन। अब इस तरीके से हम देख सकते हैं कि O2 सनलाइट, O+O, O2, O3 और ओजोन बन गई है। इस तरीके से ये ओजोन जो लेयर होती है ये बड़ी ही महत्वपूर्ण होती है कुछ मामलों में। क्या महत्ता है इस ओजोन लेयर की? These ozone layers, they absorb the ultraviolet radiations of the sun. Sun is the ultimate source of energy. सूर्य अपरिमित ऊर्जा का केंद्र है। सूर्य से जो रेडिएशंस निकलते हैं, सूर्य से जो विकिरण निकलता है, that is known as electromagnetic radiation because
The radiations which are radiated by the sun, they have property of electrical as well as magnetic both. और जो रेडिएशन होता है बहुत छोटी तरंग दैर्ध्य, एज स्मॉल एज एक्स रेज, इवन स्मॉलर देन एक्स रेज एंड एज लॉन्ग एज रेडियो वेव्स, छोटी से बड़ी तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ होती है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस which are radiated by the sun, they are absorbed by the ozone. अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जब एब्जॉर्ब हो जाते हैं ओजोन से, तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी महत्ता क्या है जब ओजोन लेयर अल्ट्रावायलेट रे परावैंगनी किरणों को एब्जॉर्ब कर लेती है। इसका ये इंपॉर्टेंस होता है कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कैटरैक्ट पैदा करती है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को डिस्टर्ब करती है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन स्किन कैंसर कराती है। इस तरीके से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ह्यूमन हेल्थ के लिए बड़ी ही घातक होती है, कैंसरस होती है, कैटरैक्ट होती है, स्किन के लिए घातक होती है, इम्यून सिस्टम को डिस्टर्ब करती है, प्लांट्स की ग्रोथ को भी डिस्टर्ब करती है, एग्रीकल्चर को प्रभावित करती है। इस तरीके से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हमारे लिए बड़ी ही घातक होती है और इसीलिए ओजोन इज वेरी इंपॉर्टेंट गैस बिकॉज ओजोन एब्जॉर्ब्स द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। लेकिन अब इस ओजोन में देखिए जो भी इस पृथ्वी पे चेंजेस हो रहे हैं, दैट इज एंटायरली डिफरेंट टॉपिक फॉर डिस्कशन। और हमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत जगह मैंने व्याख्यान दिया है कि जो पर्यावरण बदल रहा है, जो जलवायु बदल रही है, दिस चेंज इज नेचुरल और दिस चेंज इज एंथ्रोपोजेनिक। और इसके लिए अध्ययन हमने यहाँ गंगोत्री ग्लेशियर से भी किए हुए हैं। और जो अपने देश का पहला उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र में अभियान गया था, द फर्स्ट इंडियन एक्सपेडिशन टू आर्कटिक 2007 में, उसके बाद 2008 में, वहां पे भी जाके जो हमने अध्ययन किया है उसके आधार पे इसमें मैं बहुत सी चीजें बहुत ही गंभीरता के साथ रखता हूं। लेकिन इस ओजोन गैस में क्या हो रहा है कि ये ओजोन जो इतनी महत्वपूर्ण गैस है, इस ओजोन में डिप्लीशन रिपोर्ट किया गया और ये बताया गया कि जो रेफ्रिजरेशन से, जो कोल्ड स्टोरेज से, जो फ्रिज से, इन सब चीजों से जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC निकल रही है, इस क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण ओजोन में विघटन हो रहा है। क्योंकि ये जो क्लोरीन है और जो ब्रोमीन है, ये इससे पहले कि समाप्त हो, ये ओजोन के 1,00,000 एटम्स को डिस्ट्रॉय कर देती है। इस तरीके से अगर हम ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस की बात करें कि कौन कौन से ऐसे सब्सटेंस है जो ओजोन को डिप्लीट कर रहे हैं, तो बेसिकली क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, मिथाइल क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HCFC। और ये किस तरीके से निकल रही है मैंने आप लोगों को बताया कि ये रेफ्रिजरेशन से, एयर कंडीशनिंग से, चाहे वो घर का एयर कंडीशन हो चाहे व्हीकल का एयर कंडीशन हो, इनके द्वारा ये सब चीजें निकल रही हैं। और ऐसा रिपोर्ट किया गया कि ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है और हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन या मिथाइल क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो निकल रहे हैं, इसके कारण जो ओजोन लेयर है उसमें डिप्लीशन होता जा रहा है, उसमें होल होता जा रहा है। और 1985 में ब्रिटिश साइंटिस्टों ने यह रिपोर्ट किया कि अंटार्कटिका के ऊपर और ऑस्ट्रेलिया के ऊपर देयर इज होल इन द ओजोन लेयर। ओजोन में डिप्लीशन हो चुका है अंटार्कटिका के ऊपर और आर्कटिक के ऊपर। अब बात यह है कि ये ओजोन में डिप्लीशन कैसे हो रहा है। ये ओजोन में भी डिप्लीशन दो तरीके से हो रहा है। एक तो प्राकृतिक कारण है कि जब हम 60 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री साउथ से 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ तक जाते हैं, तो द कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन इज नेचुरली मिनिमम। फ्रॉम 60 डिग्री नॉर्थ इन बोथ द स्फीयर, southern hemisphere as well as northern hemisphere, from 60 degree north and 60 degree south to 90 degree north and 90 degree south, the concentration of the ozone is minimum. Second point, whenever there is temperature less than minus 80 degree, the ozone will naturally deplete. अंटार्कटिका तो ग्लेशिएटेड है, सरफेस पे जीरो है, जब ऊपर हम जाएंगे तो और कम हो जाएगा टेम्परेचर।
That's why naturally the concentration of ozone is minimum over Antarctica and Arctic and Australia. That is the natural region. लेकिन ये जो मानव जनित कारणों से क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC और हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन HCFC के कारण भी ओजोन में एंथ्रोपोजेनिकली डिप्लीशन हुआ है और इसीलिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किया गया 1987 में और उसके बाद से रेफ्रिजरेशन में और फ्रिज में हर जगहों पे आप देखे होंगे कि इनसे फ्री क्लोरोफ्लोरोकार्बन फ्री रेफ्रिजरेशन सिस्टम शुरू हुए एंड आई एम वेरी हैप्पी टू अनाउंस टू ऑल ऑफ यू अब ओजोन में डिप्लीशन करीब करीब समाप्त हो चुका है। अंटार्कटिका ऑस्ट्रेलिया के ऊपर जो होल थे वो समस्या का समाधान हो चुका है और अभी भी अंटार्कटिका में और आर्कटिक में भी जब हम गए थे तो हम लोग तो अभी नहीं करते थे उस तरीके का काम, लेकिन दूसरी जगह के साइंटिस्ट ओजोन मेजर करने के लिए डेली बैलून वो एटमॉस्फेयर में छोड़ते थे सो दैट दे कैन मेजर द ओजोन परसेंटेज ऑफ ओजोन कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन द चेंजेस विच आर टेकिंग प्लेस इनटू द ओजोन लेयर। अब अगर हम बात करें कि ये जो ओजोन है कैसे बनती है, कहां पाई जाती है, क्या प्रभाव पड़ता है मानव के ऊपर, क्यों डिप्लीट हो रही है, इसके डिप्लीशन को कम करने के लिए क्या क्या इंटरनेशनल प्रयास किए गए, इन सब में हमको बड़े ही सकारात्मक पहलू मिले। और फिर आज इस इंटरनेशनल ओजोन दिवस के अवसर पर मैं आप सबको कहना चाहूंगा कि जो प्राकृतिक कारण है हमारा उसमें कोई योगदान नहीं है, कोई बस नहीं है, लेकिन जो मानव जनित कारण हैं निश्चित रूप से मानव जनित कारणों पे हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण परिवर्तन, चेंज इन द लॉ ऑफ नेचर वह तो प्राकृतिक है, लेकिन प्रदूषण जो है वो मानव जनित है। इफ वी आर एडिंग समथिंग टू द नेचुरल सिस्टम दैट इज ऑल्सो पोल्यूशन, एंड इफ वी आर डिप्लीटिंग समथिंग फ्रॉम द नेचुरल सिस्टम दैट इज ऑल्सो पोल्यूशन। We are continuously adding carbon dioxide to the natural system, that is also pollution, and we are continuously depleting from the ozone from the natural system, that is also pollution. तो हमें इस प्रदूषण को, जो कि निश्चित रूप से सिर्फ और सिर्फ मानव जनित है, प्रदूषण कभी प्राकृतिक नहीं होता है, हमें उसको ध्यान रखना है, क्योंकि पृथ्वी जैसा दूसरा कोई ग्रह नहीं है और इस पृथ्वी का कोई और अल्टरनेट नहीं है और पृथ्वी अभी जिस रूप में है वह एकदम सही है, लेकिन ये और विरूपित न हो और विघटित न हो और डिप्लीट न हो और डिस्ट्रॉय न हो, इसके लिए हमें सारे वो प्रयास कर रहे हैं कि एक कंजर्व है। और इसीलिए इस तरीके के आयोजन रीजनल साइंस सेंटर द्वारा और तमाम ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा कराए जाते हैं, ताकि हम सदैव इस बात का ध्यान रखें कि वह प्रकृति, वह पर्यावरण, वह पृथ्वी जो हमें जीने की मूलभूत आवश्यकताएं मुफ्त में प्रदान करती है, हमें उसकी रक्षा तन मन और धन से करनी है और इस तरीके से करनी है, सस्टेनेबल वे में करनी है, डेवलपमेंट सस्टेनेबल वे में करना है, पृथ्वी को कंजर्व करना है, ताकि आने वाली पीढ़ी को हम एक साफ सुथरी हरी भरी पृथ्वी दे सकें और ये बड़े गर्व के साथ कह सकें कि हम उस देश के रहने वाले हैं जिस देश में ये कहा जाता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। तो आइए आज इस अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस के अवसर पर हम सब ये संकल्प लें कि हम इस पृथ्वी को प्रदूषित नहीं होने देंगे, हम इस पृथ्वी को साफ सुथरी और संरक्षित रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।